नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। देखिए, आपकी परीक्षा का अब कुछ ही समय बाकी है और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। लास्ट टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें साथियों। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, एसएसटी में हम इतिहास विषय के एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास में हमने शुरू किया था मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में भक्ति सूफी परंपरा, शिवाजी और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था। आज का हमारा टॉपिक है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। साथियों, यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है, बहुत ज़्यादा हो तो दो, लेकिन बहुत कम संभावना है एक प्रश्न यहाँ से बनता है। और वो एक प्रश्न ज़्यादातर केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन या फिर स्थापत्य कला में से या फिर चित्रकला में से यहाँ से पूछ लिया जाता है। और बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों में से या प्रांतीय प्रशासन अधिकारियों में से पूछा जाए। वैसे तो आपका सिलेबस दिया हुआ है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, अब उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत बड़ा टॉपिक है और एक प्रश्न के लिए इतना ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन मुख्य मुख्य चीज़ों को आप अवश्य देखें। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि कम से कम आप मुगल प्रशासन व्यवस्था में इतना तो अवश्य याद कर लें। इससे ज़्यादा वो आपकी कैपेसिटी पे है, आप कितना पढ़ते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम इतना तो आप पढ़ें। कम से कम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी, प्रांतीय प्रशासनिक अधिकारी, इनको तो आप अवश्य याद कर लें। और बची जो आपकी स्थापत्य कला या चित्रकला, उनको मैं संक्षिप्त में नोट्स के माध्यम से या फिर टेलीग्राम पर क्विज के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करवा देंगे। अपन मैन प्रश्न वहाँ ले लेंगे, तो संभावना यदि वहाँ से प्रश्न आएगा तो उसमें से आ जाएगा, बाकी तो ईश्वर है। चलिए साथियों, देखते हैं मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो साथियों आपको मैं बता दूं, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था तुर्क व मंगोल परंपरा पर आधारित है। तुर्क मंगोल प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। अब जो तुर्क मंगोल प्रशासनिक व्यवस्था है वह एक शक्तिशाली राजतंत्र की अवधारणा को अभिव्यक्त करती है। तुर्क मंगोल जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक शक्तिशाली राजतंत्र की अवधारणा को अभिव्यक्त करती है। कैसे? क्योंकि वो खलीफा की प्रभु सत्ता को स्वीकार नहीं करती है। तुर्क मंगोल परंपरा, उन्होंने खलीफा की प्रभु सत्ता को स्वीकार नहीं किया। देखिए, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद में उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। और खलीफा के अधीन क्षेत्र कहलाता है उसकी खिलाफत। और खिलाफत में जो खलीफा का प्रतिनिधि होता है वह कहलाता है सुल्तान। क्या कहलाता है? सुल्तान। तो आप देखेंगे मुगल काल की स्थापना बाबर से पहले जितने भी हमारे यहाँ सल्तनत काल में सुल्तान हुए हैं वो सब सुल्तान हैं। यानी कि यहाँ पर बाबर पहला व्यक्ति है जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 में। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा, अपनी पैतृक मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इससे पहले सुल्तान है। सुल्तान कौन होता है? खलीफा का प्रतिनिधि। एक तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा मुगलों में अकबर से पहले के जितने भी, जैसे बाबर है, हुमायूं है, उन्होंने कहीं ना कहीं मंगोलों की परंपरा का भी अनुसरण किया। जैसे बाबर ने 1526 में खाकान की उपाधि धारण की। खाकान की उपाधि धारण की थी, जो ये दिखाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मंगोलों की परंपरा को भी माना था। चलिए, ये तो ही अपनी एक सामान्य सी बात। इसके बाद में अपन बात करते हैं। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में राजत्व सिद्धांत, यानी कि मुगलों ने किस राजत्व सिद्धांत को अपनाया। उसके बाद उनका केंद्रीय प्रशासन, केंद्र में कौन कौन से मुख्य अधिकारी हैं। उसके बाद उनका प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद उनके सरकार का प्रशासन, सरकार मतलब जिले जो प्रांतों के बाद में है, उसके बाद परगनों का प्रशासन, उसके बाद गांवों का प्रशासन। इसमें अपन मुख्यतः प्रांतीय और केंद्रीय प्रशासन को पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, यानी कि साम्राज्य सूबों में बटा हुआ है। सूबा यानी कि प्रांत, और प्रांत सरकार में बटे हुए हैं यानी कि जिलों में। सरकार परगनों में बटे हुए हैं यानी कि तहसील में, और परगने बटे हुए हैं गाँवों में। समझ में आया बात? अब इसमें अपन केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन को देखेंगे। सबसे पहला है अपना
राजत्व के सिद्धांत की बात कर लेते हैं एक बार। अबुल फजल अपनी पुस्तक आईन अकबरी में बताता है कि अकबर का राजत्व सिद्धांत सुलह कुल की नीति पर आधारित है। सुलह कुल, ये आप ध्यान रखना, सुलह कुल। सुलह कुल की नीति पर आधारित है। अकबर का राजत्व सिद्धांत सुलह कुल की नीति पर आधारित है। बाकी के जितने भी बादशाह हुए हैं, जहांगीर है, शाहजहां है, उन्होंने भी इसका अनुसरण किया है सुलह कुल की नीति का। लेकिन औरंगजेब ने सुलह कुल की नीति को उलट दिया, क्योंकि वह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। औरंगजेब ने इस नीति को नहीं माना, बाकी जहांगीर, शाहजहां, अकबर, इन्होंने इसको फॉलो किया था। तो आपको पता याद रहना चाहिए ये बात कि अकबर का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित है? सुलह कुल की नीति पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन में। देखिए, सर्वोच्च पद पर है बादशाह। कौन है? बादशाह। बादशाह से बड़ा कोई नहीं है। जैसे न्यायाधीश भी होता है, लेकिन अंतिम न्याय, सर्वोच्च न्यायाधीश तो बादशाह है। जैसे सेनापति भी होता है, लेकिन सर्वोच्च सेनापति तो बादशाह है। यानी कि सर्वोच्च, हर कार्य में सर्वोच्च ये है, अंतिम डिसीजन इसी का है। ठीक है, इसके बाद में बादशाह की सहायता के लिए अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें वजीर है, दीवान ए कुल है, मीर बख्शी है, मीर ए शामा या खान ए शामा है। अकबर के समय नाम है मीर ए शामा, औरंगजेब के समय यही नाम हो गया खान ए शामा। सदर सुदूर है, काजी उल कुजात है। ये बादशाह की सहायता के लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वजीर या वकील, दीवान ए कुल, मीर बख्शी, मीर ए शामा, सदर सुदूर, काजी उल कुजात। अब देखिए इनका काम क्या है। सबसे पहले वजीर या वकील, खलीफाओं के काल से ही ये जो पद है वजीर या वकील अपनी महत्ता बनाए हुए है। बहुत सर्वोच्च महत्वपूर्ण पद है ये वजीर या वकील। अकबर के काल में बैरम खां उसका वजीर था। अकबर ने देखा कि वजीर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण, अकबर को यानी कि बादशाह को अन्य किसी अधिकारियों से मिलना है तो बिना वजीर के नहीं मिल सकता, वजीर के माध्यम से ही उनसे मिल रहा है। वजीर के पास सैन्य और असैन्य दोनों शक्तियां हैं। कौन सी हैं? सैन्य और असैन्य। देखिएगा, सैन्य प्लस असैन्य। सैन्य और असैन्य दोनों शक्तियां हैं। सैन्य यानी कि सेनापति है, सेना भी उसके कंट्रोल में है। असैन्य राजस्व मामले, वित्तीय संबंधी मामले, वो भी उसी के पास है। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री दोनों ही ये है। ये मान के चले आप। कौन? वजीर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अकबर ने वजीर की शक्ति को कम कर दिया। वजीर की शक्ति को कम क्या, पूर्णतः समाप्ति कर दिया। ये मान लो वजीर को नाम मात्र का पद बनाकर रख दिया, केवल और केवल नाम मात्र बस। प्रशासनिक ढांचे में ऊपर ही ऊपर है वजीर, लेकिन उसका काम कुछ नहीं है। अकबर ने उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। उसकी दोनों शक्ति, सैन्य और असैन्य दोनों को बांट दिया। सैन्य शक्ति दे दी मीर बख्शी को, असैन्य शक्ति दे दी दीवान ए कुल को। ध्यान रखना, सैन्य शक्ति मीर बख्शी सेनापति, असैन्य जो वित्तीय संबंधी राजस्व मामले हैं दीवान ए कुल को। बात को समझ गए? अब अकबर ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष 1564 में दीवान के पद का सृजन किया और इनका पहला दीवान था मुजफ्फर खां। इसको याद रखना, कौन था? मुजफ्फर खां। ये ध्यान रखें आप। अकबर ने 1564 में दीवान का पद सृजित किया और पहला दीवान था मुजफ्फर खां। ठीक है, दीवान का काम क्या है? जितने भी असैन्य मामले हैं, जो वित्तीय मामले हैं, राजस्व से जुड़े हुए मामले हैं, सब दीवान के पास है। ठीक है, दीवान की सहायता के लिए अन्य खूब सारे दीवान हैं और दीवान पर कंट्रोल करने के लिए अकबर ने दीवान को पाबंद कर रखा है कि प्रतिदिन साम्राज्य की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा देगा, प्रतिदिन देगा। और भी अन्य दीवान हैं, इनकी बात करेंगे पहले। इसके बाद देखते हैं मीर बख्शी। कौन है? मीर बख्शी। मैंने कहा जो सैन्य मामले हैं जो दीवान के पास होते, वजीर के पास जो सैन्य शक्ति थी वो मीर बख्शी को दे दी। यानी कि एक प्रकार से सैन्य मंत्री है, पूरी सेना इसके कंट्रोल में है और जरूरत पड़ने पर ये सेनापति का काम भी करता है। मीर बख्शी सेना में सैनिकों की भर्ती करना, उनकी रसद आदि की व्यवस्था करना, सब काम किसका है? मीर बख्शी का। युद्ध काल के दौरान वेतन देना, यह भी मीर बख्शी का काम है।
अब युद्ध काल के दौरान मीर बख्शी वेतन दे रहा है, तो शांति काल के दौरान कौन दे रहा है? शांति काल के दौरान वेतन देता है दीवाने तन। यह आपको मैं बताऊंगा अभी। याद रखें, युद्ध के दौरान सैनिकों को वेतन देता है मीर बख्शी, लेकिन शांति के दौरान सैनिकों को वेतन देता है दीवाने तन। उस समय मीर बख्शी एक पत्र जारी करता है जिसका नाम है सरखत। युद्ध के दौरान तो वेतन दे देगा, शांति के दौरान एक पत्र जारी करेगा जिसका नाम है सरखत, और इस पत्र के आधार पर दीवाने तन देखकर सैनिकों को वेतन देता है शांति काल में। ठीक है। इसके बाद में अगला है मीर शामा या खाने सामा। अकबर के समय इसका नाम है मीर शामा, जो औरंगजेब के समय हो गया खाने सामा। इसका काम है बादशाह के घरेलू कामकाज को देखना, घर पर किन चीज़ों की आवश्यकता है उसके आधार पर कारखानों में उन वस्तुओं का उत्पादन करवाना, यानी कि कारखानों का निरीक्षण भी करता है, बादशाह के घरेलू कामकाज उनको भी देखता है। उसी आधार पर हो, चाहे बादशाह के खाने पीने की ज़रूरत की वस्तुएं हों, विलासिता की वस्तुएं हों, या कोई अस्त्र शस्त्र कोई कारखानों में कोई चीज़ बनवानी हो, सब यही उस चीज़ को यही देख रेख करता है सारी बातें। मीर ए शामा कारखानों का निरीक्षण या घरेलू कामकाज बादशाह की। खाने सामा मीर ए शामा, औरंगजेब के समय इसका नाम है खाने सामा। आपको मैं बता दूं, जो हमारे आमेर के राजा भारमल हुए हैं, आमेर के राजा भारमल हुए हैं, वो अकबर के मीर ए शामा थे, अकबर के मीर ए शामा थे। इसके बाद अगला आता है शद्र उस सुदूर। शद्र उस सुदूर ये है आपका धार्मिक मामलों से संबंधित, कोई धार्मिक बातों पर यदि बादशाह को कोई राय चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो सद्र उस सुदूर देता है। धार्मिक मामलों से संबंधित काम को कौन देखता है? सद्र उस सुदूर। काजी उल कुजात, अगला नाम है काजी उल कुजात। ये न्यायिक मामले देखता है, न्यायिक मामले, न्याय से संबंधित मामले। ये दोनों पद कभी कभी एक भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को शरीयत का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सद्र सुदूर धार्मिक, काजी उल कुजात न्यायिक मामले। तो ये थे महत्वपूर्ण पद। वजीर या वकील, ठीक है, सैनिक असैनिक दोनों मामले। अकबर ने इसकी शक्तियों को समाप्त कर दिया। सैनिक मामले तो दे दिए मीर बख्शी को, असैनिक मामले दे दिए दीवाने कुल को। ये राजस्व से संबंधित, ये सैन्य मामलों से संबंधित। मीर शामा कारखानों का निरीक्षण और घरेलू कामकाज, सद्र सुदूर धार्मिक, और काजी उल कुजात न्यायिक मामले। अब देखिए, दीवान की सहायता के लिए और भी अन्य दीवान हैं, जैसे दीवान खालसा, खालसा भूमि का निरीक्षण करता है दीवान खालसा। दीवान जागीर, जागीर भूमि का निरीक्षण करता है दीवान जागीर। फिर है दीवान तन, ये महत्वपूर्ण है दीवान तन, ये इसके अंडर में काम करता है मीर बख्शी के। शांति काल में सैनिकों को वेतन देता है दीवान तन। साहिब तौजी, साहिब तौजी ये सैन्य खर्चों का हिसाब किताब रखता है। साहिब तौजी सैनिक खर्चों का हिसाब किताब रखता है। फिर है दीवान बायुतात, दीवान बायुतात ये कारखानों का निरीक्षक है, यानी कि मीर शामा के अंडर में काम करता है। मीर शामा जो कारखानों का सर्वोच्च मैन मुखिया यही है, इसके अंडर में काम करता है दीवान बायुतात। ये संभालता है कारखानों की सारी व्यवस्था को, दीवान बायुतात ये इसके अंडर में है। फिर है मुस्तौफी, मुस्तौफी ये महालेखा परीक्षक है, यानी कि ऑडिटर है, जिसको मैं बोलूँ ऑडिटर, महालेखा परीक्षक मुस्तौफी। एक है मुशरीफ, एक शब्द है मुशरीफ, यह है मुशरीफ। यह होता है महालेखाकार, यानी कि अकाउंटेंट। मुशरीफ महालेखाकार, अकाउंटेंट। ये मुस्तौफी महालेखा परीक्षक, ऑडिटर। ठीक है साथियों, समझ गए। बाकी इन चीज़ों, ये इंपॉर्टेंट है, दीवान कुल, मीर बख्शी, मीर शामा, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। इनका काम क्या है? दीवान तन भी आप याद रखें, शांति काल में वेतन देता है। दीवान जागीर, जागीर भूमि का निरीक्षक। दीवान खालसा, खालसा भूमि का निरीक्षक। इसके अलावा आपका है साहिब तौजी, सैन्य मामलों का हिसाब किताब। दीवान बायुतात, कारखानों का। मुस्तौफी महालेखा परीक्षक। मुशरीफ महालेखाकार। तो ये थे अपने कुछ केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे प्रांतीय प्रशासन। क्या देखेंगे? प्रांतीय प्रशासन। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लें और याद कर लें। 1507 बादशाह की उपाधि, 1526 खाकान की उपाधि। इसके अलावा राजत्व सिद्धांत सुलह कुल पर आधारित है। ठीक है, अबुल फजल ने आईन अकबरी में बताया है। आईन अकबरी का 77वां अध्याय 77 जो लेसन है, जो अध्याय है,
उसको बोलते हैं आइन ए रहमुनी, उसमें है ये सुलह कुल की नीति। ठीक है साथियों, चलिए अब बात करते हैं अपन प्रांतीय प्रशासन की। अब देखिए प्रांतीय प्रशासन, देखिए मुगल बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में, सूबों में, प्रांत को बोलते हैं सूबा, क्या बोलते हैं, सूबा। अपन प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे, प्रांत को बोलते हैं सूबा। तो अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में 1580 में विभक्त किया था। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में कब बांटा, 1580 में। वैसे तो अकबर के साम्राज्य में कुल 15 सूबे हैं, लेकिन अबुल फजल के अनुसार 12 सूबे हैं। कितने सूबे हैं, 12 सूबे, इसको नोट कर लें आप। अबुल फजल ने कितने सूबे बताए हैं, 12। वैसे तो 15 हैं, लेकिन अबुल फजल के अनुसार 12 हैं। और 1580 में अकबर ने साम्राज्य को सूबों में बांटा था। अब सूबों की व्यवस्था भी वैसी है, सेम। यहाँ पर देखिए प्रांत को सूबा कहा जाता है, तो सूबे का जो मुखिया है वो क्या कहलाएगा, सूबेदार या नाजिम या सिपह सालार, तीनों एक ही नाम है। प्रांतों में जो मुखिया होता है, जो मेन जो संभालने वाला व्यक्ति है, वो है सूबेदार। सूबे का मुखिया सूबेदार, नाजिम या सिपह सालार, तीनों एक ही बात है। ठीक उसी प्रकार जैसे केंद्र में दीवान होता है, उसी प्रकार प्रांतीय दीवान होता है, जो केंद्रीय दीवान की सिफारिश पर प्रांतों में दीवान होता है। फिर यहाँ पर होता है प्रांतीय बख्शी। ये है प्रांतीय बख्शी, ये सैन्य मामलों में, प्रांत में जो जितने भी सैन्य मामले हैं उनकी देख रेख करेगा और सीधा डायरेक्ट बादशाह को बता सकता है, बिना नाजिम को कुछ बताए, बिना सूबेदार को कुछ बताए। प्रांत की जितनी भी सैन्य दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई प्रांत अलग नहीं हो जाए, इसलिए ये सभी जानकारियाँ सीधा बादशाह को बता सकता है, बिना नाजिम को बताए, बिना सूबेदार को बताए। ठीक उसी प्रकार प्रांतों में जो न्यायिक व्यवस्था है, प्रांतीय काजी, जो धार्मिक व्यवस्था है, प्रांतीय सद्र, ये तो सेम है, ये भी सेम है। ये सैन्य मामले, इसमें इसकी सूबेदार की इनकी कुछ नहीं चलेगी, डायरेक्ट बादशाह को बता सकता है सैन्य मामले, सैन्य व्यवस्था, प्रांत की जो सैन्य व्यवस्था है उसके बारे में। ये प्रांतीय दीवान ही है। वित्तीय मामले, प्रांत के जितने भी वित्तीय मामले हैं सब ये देखता है। सूबेदार, नाजिम, सिपह सालार, ये प्रांत का मुखिया है। ये पूरी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सूबेदार की है। प्रांतों में जितने भी लाइन ऑर्डर है वो सब सूबेदार का है, नाजिम का है, सिपह सालार का है। ये आपको ध्यान रखना है। ये थी प्रांतीय व्यवस्था। देखिए जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो प्रांतीय हैं, इनका आप अवश्य ध्यान रखें। वैसे तो आप कितना भी पढ़ें, लेकिन कम से कम इनके बारे में तो अवश्य याद कर लें कि केंद्र में भाई दीवान कुल कौन है, मीर बख्शी कौन है, दीवान बायुतात कौन है, मीर शामा कौन है, खान सामा कौन है, इनके बारे में आप अवश्य ध्यान रखें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।